हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से। तो आप लोग इस समय देख रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर में हम प्रश्नावली 6B लेकर चल रहे हैं, जिसमें थेल्स प्रमेय से संबंधित जो भी सवाल बन रहे हैं उन सवालों को हम हल कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारे लिए ये प्रश्नावली बड़ी ही इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी सवाल मिलेंगे उन सवालों को हम आसान तरीके से, जितना भी आसान हो सकेगा, आसान तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से थेल्स प्रमेय लागू होता है। तो आज हम थेल्स प्रमेय पर आधारित अन्य बहुत सारे सवालों को करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पर आप अपना विचार जरूर दीजिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पर अभी तो सिलेबस चल रहा है। आगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर रहेंगे उनको हल कराया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज के वीडियो में क्या होने वाला है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? बैठ जाइए। कहाँ तक देखा था हमने पिछली क्लास में? सवाल नंबर अच्छा 9 नंबर में है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह कुल मिला के प्रमेय ही है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का कैसे प्रयोग करोगे इसको बता दिया जाए। बढ़िया सवाल है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कह रहा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई त्रिभुज है, बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज बन गया। कह रहा है कोई एक भुजा आप ले लीजिएगा, तो हम ए भी ले रहे हैं। इसका मध्य बिंदु ले लो। मध्य बिंदु हमने ले लिया डी। कह रहा है कि इस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हम रेखा खींचेंगे इस तरीके से। डी हमने खींचा और कह रहा सिद्ध कीजिए कि वह तीसरी भुजा को क्या कर रहा है? तीसरी भुजा को सिद्ध कीजिए कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह बता देना है कि जब हम ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी ले लिए और बीसी के समांतर इसको हम खींच रहे हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि आगे जा करके जब एसी को काटेगी तो एई और ईसी दोनों बराबर खंड होंगे। बस यही आपको बता देना है। ठीक है, और किसका प्रयोग करके बताना है? थेल्स प्रमेय का। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हमें जो दिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहां पे आपका बन जाएगा, क्या दिया है कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब यह है कि AD के बराबर DB होगा। पक्का? एक बात ये आपको दिया है। ठीक है, तो जो दिया रहता है वो समीकरण के रूप में है, तो हम उसको समीकरण मान लेते हैं। फिर दूसरी बात ये दिया है कि BC और DE समांतर है। ये भी बताया है कि BC समांतर DE। अरे भाई यही तो बता रहा है कि एक के मध्य बिंदु से दूसरे के समांतर ये रेखा खींची गई है। अब आप बताइए कि ये रेखा
बराबर खंडों में विभाजित करेगी तीसरी भुजा को। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, कि ए बराबर ईसी होगा, ए बराबर ईसी सिद्ध करना, ये बात आपको प्रूफ करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे आराम से। अब देखिए हमें प्रयोग करना है थेल्स प्रमेय का। अब आप ये क्लियर करो कि क्या इस त्रिभुज में एबीसी जो त्रिभुज है इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहां से आपको पता चलेगा कि थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय में होता क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाती, तो यहां भी वही हो रहा है, बीसी के समांतर डीई है कि नहीं है, यहां बीसी के समांतर डीई है, इसका मतलब यहां थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में आपको बोला भी है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करिए, तो यहां लिखना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो जब एबीसी में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो होगा क्या भाई, एडी बटे में डीबी, यही तो होगा, एडी बटे में डीबी बराबर हो जाएगा एई और बटे में ईसी, यही होगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, एडी और डीबी देखो समीकरण 1 से बराबर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक के स्थान पे हम मान को समीकरण 1 से रख देते हैं, इसी में डीबी के स्थान पे एडी रख दो आप, तो यहां हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या किया हमने, एडी तो एडी है भाई, डीबी को भी हमने क्या कर दिया, एडी कर दिया, क्योंकि डीबी और एडी दोनों बराबर हैं, तो डीबी की जगह हमने एडी कर दिया, और यहाँ एई है और अपान में ईसी है, ये कटेगा तो यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, तो कुल मिला के जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ईसी बराबर में ए। क्या यही सिद्ध करना है क्या, इसी बात को हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे, हमने यहां लिखा था ए बराबर इसे सिद्ध करना है, लेकिन वो आपसे बोला है कि आप सिद्ध करिए कि ये रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहां आप देख लो, अगर ए और ईसी बराबर हो जाए, ए और ईसी बराबर हो जाए, तब क्या हो जाता है भाई, लिखना है कि अतः, वैसे तो यही आपके लिए काफी है, लेकिन नीचे लिख देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, अतः डीई रेखाखंड डीई, ऐसा आप लिख सकते हैं, अतः डीई भुजा एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस तरीके से थी बिल्कुल आसान, लेकिन बस थेल्स प्रमेय हम कैसे लगाएंगे उन चीजों को जान लिया हमने। तो इस सवाल को आप आराम से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, तो फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। ये सवाल नंबर कौन सा है भाई, सवाल नंबर है 9 नंबर, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए भाई, अगली सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है ABCD एक समलंब है। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को आप ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO BO बराबर CO बटे में DO। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको हम चित्र में दर्शाएंगे। समलंब चतुर्भुज जो होता है कुछ ऐसा होता है। भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज में, ABCD। तो आपको जो दिया है कि समलंब चतुर्भुज में आप ये बात ले लो भाई, कौन कौन? AB समांतर DC दिया है, AB समांतर DC आपको दिया है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि यदि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका मतलब यह है
कि विकर्ण को आपको मिलाना पड़ेगा ये, और जहां कट रहा है वो है भैया बिंदु O। तो सिद्ध करिए कि DO बटे में BO, तो यहां जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है आपको DO बटे में BO बराबर, अच्छा AO है, ठीक है AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ये बात सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, पहले आप समझो। उपपत्ति देखो, ये जो हमें सिद्ध करना है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसमें आपको लगाना है थेल्स प्रमेय, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय, लेकिन थेल्स प्रमेय तभी लगता है जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा गया। तो यहां तो ऐसा है नहीं, यहां क्या है फिर, यहां तो कई समांतर है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं इसमें आप इनको, इसमें आप रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, AB और DC के समांतर एक रेखाखंड यहां आप खींच दीजिए। AB और DC के समांतर एक रेखाखंड हम यहां खींच देंगे और इसका नाम P रख देते हैं। तो PO हमने एक रेखाखंड खींचा जो कि AB और DC के समांतर है। तो यहां पे आपको लिखना है कि PO समांतर AB समांतर DC। PO जो हमने रेखाखंड खींचा है वो AB और DC के क्या है, समांतर है। अब आराम से आप सोचेंगे तो त्रिभुज DAB, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको दो त्रिभुज ऐसे ऐसे लेने हैं, दो त्रिभुज जिसमें दोनों विकर्ण आ जाएं। तो एक बार मैं DAB ले लेता हूं और दोबारा से मैं क्या ले लेता हूं भाई, ADC ले लेता हूं, और दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हो इसमें विकर्ण BD आ रहा है, इसमें विकर्ण AC आ रहा है। और थेल्स प्रमेय लगाने के बाद फिर हमें क्या पता चलता है उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, त्रिभुज ADC में, यहां लिखना है त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो जब इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो DP बटे में PA बराबर, इधर का हो जाएगा DO बटे में, इसको हम BO लिख सकते हैं, BO, ठीक है। और ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर अब दोबारा जो हमने त्रिभुज बोला कि ADC ले लीजिए आप, तो यहां पे त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से, दोबारा से हम त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो जब ADC में लगाएंगे तो देखो DAC का शीर्ष ये था, तो हमने यहां से स्टार्ट किया था। अब ADC का शीर्ष ये है ऊपर वाला, तो हम क्या करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे AP बटे में PD या DP, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा AO बटे में CO। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को अगर आप देखो, एक मिनट, ये DP ऊपर है ना, तो इनको आप पलट लीजिए, पलट लेंगे। अभी इसको समीकरण 2 आप ना मानिए, इसको आप पलट लीजिए। जब पलटेंगे
तो ये हो जाएगा dp, इसको आप लिख सकते हो dp बटे में ap या फिर pa, ap या pa कुछ भी लिख दें, और बराबर में यहाँ हो जाएगा co और बटे में ao। अब ये समीकरण 2 बना दो। समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष आपको दिख रहा है बराबर, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या बन जाएगा? समीकरण 1 और 2 से आप लिखेंगे डीओ बटे में बीओ, डीओ बटे में बीओ बराबर हो जाएगा सीओ बटे में एओ। क्या यही सिद्ध करना है आपको? ये सिद्ध नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो एओ का गुणा किस में होगा? डीओ में। तो अगर मैं डीओ यहां रख दूं, एओ यहां रख दूं, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एओ को यहां कर देंगे, डीओ को यहां कर देंगे। एओ बटे में, इसको वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां सीओ बटे में बीओ, ये बात हमें सिद्ध करना था। ये बात समझ गए? ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, समझ में नहीं आई बात तो एक बार पुनः आप देख लीजिए। हाँ, तो यहां पे जो बात है, पहला त्रिभुज अपना DAB हमने लिया, तो DAB यहां नाम गड़बड़ लिख दिया, यह त्रिभुज DAB लिखना था। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इसको। बाकी 11 नंबर जो सवाल है इसी का अपोजिट है, कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही रखिए, फिर देखेंगे अगली क्लास में जो भी है। 11 नंबर 12 नंबर, ठीक है।